राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुलाकात। नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने की मुलाकात। राज्यपाल ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। नक्सल हिंसा को लेकर सीएम से मुलाकात। पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों को सौगात। सीएम ने दी बच्चों को बड़ी सौगात। बच्चों को पढ़ाई में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का आयोजन। महाराष्ट्र के कैवल्य धाम में हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे मौजूद। पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा। हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया हुए शहीद। विधायक पुरंदर मिश्रा ने जताया दुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नीति स्टेट वर्कशॉप के आयोजन में शामिल हुए। यहां पर रोजगार स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश की अलग अलग जगहों से यहां पर कई युवा पहुंचे और इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग लेकर प्लेसमेंट पाने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा और छत्तीसगढ़ कौशल विभाग के बीच में एमओयू हुआ है। गांधी फाउंडेशन के साथ ही एमओयू हुआ। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के बीच में एमओयू हुआ है। वर्कशॉप की आवश्यकता है जिसमें कार्यशाला महिला युवा ट्राइबल को फोकस करके रखा जाए और समय में सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए कौशल प्रशिक्षण रोजगार देकर सशक्त बना रहे हैं। ये कार्यशाला बहुत सार्थक है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश के युवाओं को ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण मिल सकेगा। ट्राइबल क्षेत्रों में अनेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और इन सब में स्किल करके ट्राइबल क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्किल के लिए भी जो है वो बैंकों से लोन मिले और इसकी भी चिंता करेंगे। नीति आयोग, भारत सरकार और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ दोनों के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर दिन भर का एक कार्यशाला कौशल विकास को लेकर रखा गया है और इस कार्यशाला में विशेषकर हमारे प्रदेश के युवा, महिला और जो ट्राइबल हैं उनको कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के हिसाब से ये कार्यशाला है और इसमें नीति आयोग से भी आए हैं और मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी जो कौशल विकास के विशेषज्ञ हैं वो आए हैं। तो सबका यहाँ पर व्याख्यान होगा और पूरे प्रदेश से हमारे युवा भाई बहन वो लोग आए हैं और आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर और हमारा जो कौशल विकास विभाग है उनके साथ एमओयू हुआ है। हमारे प्रदेश के युवाओं को वो ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण देंगे और आज सबको मालूम है कि गांव-गांव में घर-घर में ट्रैक्टर है और कौशल विकास के माध्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुराने वक्फ बिल की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान समिति रायपुर द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 विषय पर मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित व्याख्यान माला में ये बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुसलमानों के हित में है। इसका लाभ सभी मुसलमानों को होगा। ये बिल मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। साथ ही विषय विशेषज्ञों और समाज के सभी तबके से सलाह मशवरा कर ये कानून लाया गया है। इस संगोष्ठी में आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेषकर केंद्र से पधारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज के विद्वानों ने जिस उद्देश्य के साथ किया था कि मुस्लिम समाज में जो पसमानदा मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के हैं,
वक्फ बोर्ड से उनको लाभ हो, उनकी गरीबी दूर हो। लेकिन कालांतर में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्ति दे दी कि इसका दुरुपयोग होने लगा और इतना तक हो गया कि जिसकी भी प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड हाथ रख दिया तो उसका वो हो गया, उसकी कहीं कोई अपील नहीं, सीधे अपील वक्फ बोर्ड में ही। और आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में अपील में क्या वहां पर न्याय होगा। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड में जो विसंगति थी उसको दूर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके मार्गदर्शन में अभी भारत के संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। और यह अधिनियम ये मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है, बल्कि ये अधिनियम समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बोहरा समाज के हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बना हुआ है। आप सब लोग संसद में जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुने होंगे। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया की मौत हो गई थी। मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनेश मिरानिया के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिनेश मिरानिया की मौत से छत्तीसगढ़ में हुई थी और जिनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। जहां जहां के लोग पहलगाम के आतंकवादी हमले में मतलब अपना बेटा, भाई, बेटी, बहू खोया, उस प्रदेश ने उनको एक सहायता के रूप में कुछ न कुछ राशि प्रदान की है। तो हम लोगों ने भी एक बेटा यहां से खोया छत्तीसगढ़ से, दिनेश, तो उनके परिवार को 20 लाख रुपया सरकार की तरफ से देने की। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया की आकस्मिक मौत हो गई है। मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मामले पर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से आकस्मिक घटना घटी, मौत हुई, जिस पर सरकार ने एक सहानुभूति राशि के रूप में 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सरकार से आतंकी हमले में एक युवा व्यवसायी की असामयिक निधन हुआ है। उसके परिवार को ताकत मिले, संबल मिले। सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है और इसलिए एक परिवार को सरकार की ओर से सहानुभूति के रूप में ये मदद है। तो निश्चित रूप से ये सरकार के सद्भावना और सरकार के सरोकार को बताता है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के समय 24 घंटे बिजली रहती थी और अब बिजली की कटौती हो रही है। मामले पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हां, बिल्कुल सही कहा दीपक बैज जी, वो बता दें कि उनकी सरकार के समय बिजली की खपत को कितना बढ़ाया गया। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में बिजली की जो दुर्दशा की थी, उसी का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता भोग रही है। सही कहा दीपक बैज जी ने। वो बता दें उनकी सरकार ने 5 साल में कितने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और कितने खपत को बढ़ाया, इसका हिसाब जनता को दें। 5 साल में बिजली कंपनियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, उसी की खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इसके लिए दीपक बैज को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कष्ट दिया, परेशानियां दी। आज हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विद्युत उत्पादन के लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों को निर्बाध गति से विद्युत की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार।
महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पिंडरावन के एक पटवारी का सोशल मीडिया पर ग्रामीणों से रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर पिथौरा एसडीएम ने पिंडरावन के पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पिंडरावन के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पिंडरावन पटवारी विजय प्रभाकर का रिश्वत लेते वीडियो दिखाकर कार्रवाई की मांग की है। महासमुंद जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगिक ने भी मामले की गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर जांच के आदेश दिए हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस और कांग्रेस बोरेबासी दिवस मनाया गया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी परंपराओं पर भी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी में सभी का शोषण किया, गरीबों को लूटने वाली पार्टी है, गरीबों को सालों साल धोखा दिया और आज दिखावा करने के लिए बासी खाने का नाटक भी कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है 1 मई। मैं सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को श्रमिक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया सत्ता में रहते हुए, उसे इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी श्रेय लो कि आपने बंद करवाया, इसका भी श्रेय का केंद्र की सरकार ने ली। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कैबिनेट की राजनीति समिति ने क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जातिगत जनगणना से पिछड़े लोगों से आर्थिक और सामाजिक विकास का एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी योजना बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे। जातिगत जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जनजाति का विरोध किया है और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की राजनीतिक समिति में भी निर्णय लिया गया। देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी निर्णय होगा। देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे और एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय है। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जाति जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। पर ये जो निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो राजनीतिक समिति है उसने जो निर्णय लिया है, ये देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार होगा।
रायपुर नगर निगम में 8 कांग्रेस पार्षद थे, जिनमें से 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब जहाज डूबती है तो इसी तरह से निर्णय की स्थिति निर्मित होती है। जिस प्रकार से संदीप साहू को निर्वाचित किया गया है, उसके बाद उसे हटाने का काम किया गया है। एक निर्वाचित पार्षद के रूप में थे, कांग्रेस के पास हैं, कांग्रेस डूबती हुई नया है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है। जिस प्रकार से पहले संदीप साहू को विधिवत रूप से निर्वाचित किया और बाद में उसे हटाने का काम किया, एक निर्वाचित पार्षद जो दल के चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे उसका अपमान और उपेक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है। पहलगाम हमले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसमें उन्होंने कहा कि घटना के दूसरे दिन ही कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 5 अहम निर्णय लिए थे। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई सुरक्षा बल कर रही है। भारत अपने दम पर हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा पर कोई चोट करे, किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए, घटना के दूसरे दिन ही कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 5 बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए और उस पर अमल भी प्रारंभ हो गया है। इससे त्वरित कार्यवाही कभी हुई नहीं है और जहां तक घटना की बात है तो बड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी फिक्स होगी। पर आतंकवाद के खिलाफ लगातार और मजबूत कार्यवाहियां सुरक्षा बल कर रही है। ये यदि इन्हें नहीं दिखता है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उन्हें शहीद, जो उनकी डेथ हुई है 28 लोगों की, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। देखिए, जिनका इस घटना में दुखद निधन हुआ है, भारत सरकार उनके मान सम्मान की चिंता कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है। कांग्रेस को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये एयर स्पेस बंद कर दिया है अपने पाकिस्तान प्लेन। देखिए, भारत अपने दम पर हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, पर देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा पर कोई चोट करे, वो किसी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा और हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत में ग्राम पंचायत अमरावती विकासखंड माकड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में जागरूक किया गया है। उक्त अभियान के तहत किशोरी बालिका एवं महिलाओं को बालिका एवं बालक को विवाह योग्य उम्र होने के पश्चात ही विवाह करने हेतु प्रेरित किया गया। आत्मरक्षा, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागरूक कराया गया। शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना और शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना, महिलाओं के सशक्तिकरण मुद्दे के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संबंध में जानकारी दी गई। बाल विवाह मुक्त ग्राम बनाने हेतु शपथ भी दिलाई गई। तो वहीं कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कार्यालय के आपको बताते चले कि सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी उपस्थित रहे। कलेक्टर और एसपी ने बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन कराने के लिए भी संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतने, चलानी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए कई आवश्यक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है।
तो वहीं देहात थाना पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी स्थित माधव होटल के संचालक का पुत्र बिट्टू परिहार और छोटू जोशी ने मिलकर जवाहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी को मौत के घाट उतारा है। दरअसल पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र का है, जहां 28 अप्रैल 2025 को देहात थाना पर सूचना मिली थी कि कोटा झांसी हाईवे के पास ग्राम सुजवाया के आम रास्ते पर पुलिया के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी निर्मम हत्या कर मृतक की पहचान छिपाने के लिए किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया। सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई जो झांसी कोटा हाईवे है, उससे सुजवाया गांव की तरफ रोड जाती है। वहां पे लगभग 100 मीटर आगे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव को जलाया गया है और उसमें चाकुओं से हमला करने के निशान भी है। प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि व्यक्ति को मारा गया है, उसके बाद में पहचान छुपाने के लिए जलाने का प्रयास किया गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वहां पे टीआई साहब, एसपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। मैं भी पहुंचा था और सबसे पहले चूंकि अज्ञात बॉडी थी तो उसके पहचान के प्रयास शुरू हुए। बाद में सारी जगह मैसेज करने के फोटो भी सर्कुलेट किए। व्यक्ति की पहचान देहात थाना क्षेत्र में जवाहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई और स्पष्ट दिख रहा था कि चाकुओं से हमला किया गया, लेकिन साथ में ये भी दिख रहा था कि वहां पे घटनास्थल नहीं है। सामान्यतया जब इस तरीके से चाकुओं से हमला करते हैं तो ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव भी वहां पे दिखाई देता है, वो नहीं दिख रहा था। यानी घटनास्थल कहीं और का था, बॉडी को शिफ्ट किया गया है, ये दिख रहा था। भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर काशी नगरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर सीता मऊ के मोरी माता मंदिर से लेकर राधा बावड़ी हनुमान मंदिर तक एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों से लेकर महिला और पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह पर समाज जनों और व्यापारियों और सामाजिक संगठन, सैनिक संगठन ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया है। कोतवाली थाने में एक युवती ने नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का भी मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में भी उल्लेख किया कि वो रजत शर्मा से फेसबुक के माध्यम से मिली थी। दोस्ती आगे बढ़ी, फिर हमारी फोन पर बात होने लगी। फिलहाल युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक को 30/4/25 को एक महिला ने रिपोर्ट करी है कि कोई रजत शर्मा है, उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया है, जिस पर से 69 BNS में कायमी की गई थाना कोतवाली। रजत शर्मा सर कौन है? रजत शर्मा अपने श्रीमती गायत्री शर्मा जी के बेटे हैं और FIR दर्ज की गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के निवासी ये थाना देहात क्षेत्र में है, थाना देहात सर किन धाराओं में 69 BNS में कायमी की गई। लगातार युवती यहाँ पर कोई इस तरीके का लगा कोई दवा इस टाइप का? हाँ, वो इसके पूर्व में भी 1-2 बार आ चुकी है जी, पर उनके द्वारा उस समय पर कोई भी FIR करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई थी और आज वो आई है और उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। गायत्री शर्मा सर कौन है सर? नगरपालिका अध्यक्ष हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे बैठक के बाद उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ अक्षय तृतीया के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। आज अक्षय तृतीया है। मैं सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्षय तृतीया के साथ अनेक महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ वासियों को उसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज कैबिनेट की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में होगी
कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और जो भी चर्चा और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे। नई योजनाओं पर भी चर्चा होगी। किन किन विषयों पर चर्चा होगी ये कैबिनेट की बैठक के बाद आपको विस्तार से इस पर अवगत कराएंगे। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है, जिसमें कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से स्कूलों को बंद करने का भी आरोप लगाया था। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे तरह तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है। राज्य में जो भी शिक्षक हैं, अनेक स्कूलों में एकल शिक्षक हैं, आवश्यक शिक्षक स्कूलों में चले जाएं और इस पर विचार चल रहा है। अनावश्यक रूप से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश ना करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।